हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स सेकंड पेपर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे बच्चों द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था कि परमाणुओं के द्रव्यमान का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है बच्चों? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। यानी परमाणुओं के द्रव्यमान का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। सबसे पहले बच्चों एस्टन ने द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की खोज की। किसने? एस्टन ने। इसलिए अपन सबसे पहले जो नॉर्मल द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ रहे हैं ये एस्टन का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है। इसको किसका? एस्टन का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहते हैं। मैंने बताया था आपको द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के मुख्यतः कितने अवयव होते हैं बच्चों? इसके मुख्यतः 4 अवयव होते हैं। नंबर 1 पहला होता है आयन स्रोत। आयन स्रोत। और दूसरा होता है बच्चों इसका फिल्टर। पहला अवयव मैंने आपको बताया द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का आयन स्रोत, और दूसरा अवयव होता है इसका बच्चों कौन सा? फिल्टर। और तीसरा होता है बच्चों इसका फॉक्सन कक्ष या फॉक्सन। और चौथा होता है बच्चों अभिलेखन। पहला आयन स्रोत में आपको विस्तार से लास्ट क्लास में बता चुका हूं। आयन स्रोत क्या होता है? आयन स्रोत में जिस भी परमाणु का अपन को क्या द्रव्यमान ज्ञात करना है, सर्वप्रथम क्या करते हैं बच्चों? उस परमाणु को अपन किसके रूप में लेते हैं? उसे सबसे पहले अपन आयनों के रूप में विभक्त करते हैं या आयनों के रूप में विभाजित करते हैं विभिन्न विधियों की सहायता से। जिस भी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है उसे अपन क्या करते हैं? सबसे पहले आयनों के रूप में विभाजित करते हैं। और आयन स्रोत वो विधियां होती हैं जिससे अपन उस परमाणु को किसके रूप में विभाजित करते हैं? आयनों के रूप में विभाजित करते हैं। और इसके लिए मैंने आपको कई विधियां बता दी हैं। जैसे पहली विधि बताई थी मैंने आप क्षारीय धातुओं के लिए। क्षारीय धातुओं के लिए खनिजों को गर्म करके बताया था मैंने आपको। गैसों के लिए बताया था। इस प्रकार से पहला जो मेन काम है वो क्या बच्चों? आयनों के रूप में प्राप्त करना। जिस भी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है उसे सबसे पहले क्या करते हैं? आयनों के रूप में प्राप्त करते हैं। अब दूसरा है बच्चों फिल्टर। दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है बच्चों? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का फिल्टर। देखो फिल्टर का मतलब क्या होता है? फिल्टर करना यानी छांटना। फिल्टर करना यानी छांटना। छांटना मतलब अलग करना। अलग करना इससे मतलब क्या है? इससे मतलब है फिल्टर क्या होता है बच्चों? फिल्टर वह भाग होता है जिसमें समान ऊर्जा के आयनों को अलग कर लें अपन। फिल्टर कौन सा भाग होता है? जिसमें समान ऊर्जा के आयनों को समान संवेग के आयनों को समान वेग के आयनों को अलग कर लें तो वो क्या होगा बच्चों? फिल्टर होगा। देखो वास्तविकता में अपन बात करें तो आयनों के लिए अपन उसके कौन से गुण, जैसे उसके आवेश की बात करें, उसकी ऊर्जा की बात करें, संवेग की बात करें, वेग की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, कोई भी गुण हो उसमें अपन इक्वलिटी समानता, जैसे अपने जो अपन ने आयन स्रोत से आयन प्राप्त किए हैं उन सभी आयनों की ऊर्जा, मतलब यहाँ पर मैं गतिज ऊर्जा की बात करूं तो गतिज ऊर्जा जो आयन स्रोत से सभी आयन प्राप्त हुए हैं उनकी एक समान नहीं होगी। लेकिन अपन उसमें एक फिल्टर लगा देंगे। कौन सा फिल्टर? ऊर्जा फिल्टर।
तो उस ऊर्जा फिल्टर से समान ऊर्जा के या समान गतिज ऊर्जा के आयनों को अलग किया जा सकता है, छांट सकते हैं। आप कहोगे किस प्रकार से? उसमें अपन इस प्रकार का लॉजिक लगाएंगे बच्चों, जिससे जिन आयनों की गतिज ऊर्जा समान होगी वो आयन यानी एक समान गतिज ऊर्जा वाले आयन अलग हो जाएंगे, और अलग अलग वाले डिफरेंट जो काइनेटिक एनर्जी वाले हैं आयन वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो वो फिल्टर क्या बन जाएगा आपका? समान ऊर्जा के आयनों के लिए इसको अपन कहेंगे ऊर्जा फिल्टर। क्या कहेंगे बच्चों? ऊर्जा फिल्टर। संवेग के आयनों के लिए, समान संवेग वाले के लिए संवेग फिल्टर, और ये समान वेग के आयनों के लिए वेग फिल्टर का उपयोग करते हैं। यानी इनको अलग अलग छांटने के लिए अपन जिसका उपयोग करेंगे बच्चों वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका फिल्टर। और फिल्टर कौन कौन से होंगे? ऊर्जा फिल्टर होगा, संवेग फिल्टर होगा, वेग फिल्टर होगा आदि। यानी एक निश्चित आवेश, ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान वाले आयनों को पृथक करने के लिए उपयोग में लाया गया उपकरण क्या कहलाता? फिल्टर कहलाता है। क्या कहेंगे? इसकी फिल्टर की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? एक निश्चित और फिल्टर देखो द्रव्यमान का भी हो सकता है, आवेश का भी हो सकता है। एक निश्चित आवेश कौमा ऊर्जा, संवेग, वेग अथवा द्रव्यमान वाले आयनों को पृथक करने के लिए उपयोग में लाया गया उपकरण फिल्टर कहलाता है। उपयोग में लाया गया उपकरण फिल्टर कहलाता है। यानी समान आवेश वालों की बात करें या एक निश्चित, समान का मतलब एक निश्चित आवेश की बात करें, वेग की बात करें, ऊर्जा की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, संवेग की बात करें, तो ये एक समान वाले आयनों को अपन किसी प्रकार से पृथक कर लें, अलग कर लें, तो वो किसके द्वारा कर सकते हैं? वो कर सकते हैं अपन फिल्टर के द्वारा कर सकते हैं। तो ये उपयोग में लाया गया उपकरण क्या कहलाता है बच्चों? फिल्टर कहलाता है। तो इसके लिए अब अपन से इनके लिए अलग अलग फिल्टर होंगे। कौन से? जैसे सबसे पहले होता है इसके लिए ऊर्जा फिल्टर। फिल्टर में अपन फिल्टर क्या होता है और कौन कौन से होते हैं, मेन फिल्टर अपन पढ़ेंगे। देखो द्रव्यमान फिल्टर अपन यहाँ पढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे द्रव्यमान फिल्टर? क्योंकि सबसे अभी तो अपन क्या कर रहे हैं? द्रव्यमान माप रहे हैं। और बच्चों द्रव्यमान के लिए मैंने बताया था इसमें क्या होता है, एक द्रव्यमान वर्णक्रम बनता है, मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वो क्या होता है? एक फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है। और उस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होता है? इस फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग द्रव्यमान के लिए अलग अलग रेखाएं अंकित होती हैं, और समान द्रव्यमान के लिए जिन आयनों का द्रव्यमान समान होगा वो एक ही रेखा पर उपस्थित होंगे या अंकित होंगे, और वो क्या कहलाएगा? वर्णक्रम। कौन सा? द्रव्यमान वर्णक्रम कहलाता है। तो यहाँ तो अभी अपन द्रव्यमान माप रहे हैं, और उन एक समान वाले को छांटने के लिए अपन चाहे तो द्रव्यमान फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें ऊर्जा फिल्टर। देखो जैसा कि आपको पता है फिल्टर का काम भी आप जानते हो, तो ऊर्जा फिल्टर क्या होगा बच्चों? ऊर्जा फिल्टर एक ऐसा उपकरण होगा जिससे निर्गत सभी आयनों की ऊर्जा एक समान होगी। यानी ऊर्जा फिल्टर कैसा उपकरण होगा? एक ऐसा उपकरण होता है जिससे निर्गत सभी आयनों की ऊर्जा
एक समान होती है, या मैं कहूं कि ऊर्जा फिल्टर के द्वारा एक समान ऊर्जा के आयनों को अलग किया जा सकता है। ऊर्जा एक समान होती है अथवा ऊर्जा फिल्टर की सहायता से एक समान ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा के आयनों को पृथक किया जा सकता है। आयनों को पृथक किया जा सकता है। एक समान ऊर्जा के आयनों को पृथक किया जा सकता है। ऊर्जा फिल्टर में आयन स्रोत से आने वाले आयनों को एक निश्चित विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यदि आयनों पर आवेश की मात्रा Q व आरोपित विभवांतर V हो तो आयनों द्वारा प्राप्त ऊर्जा, देखो इसमें क्या करते हैं बच्चों, इस सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आयन स्रोत। आयन स्रोत, इससे जो आयन निष्कासित हो रहे हैं, अब समझना, आयन निकल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कौन सा, ऊर्जा फिल्टर। कौन सा फिल्टर बच्चों, ये मैंने लगा दिया, माना कि ऊर्जा फिल्टर, ये है आपका ऊर्जा फिल्टर। तो यहां मैंने इसमें क्या अप्लाइड कर दिया, यहां V विभवांतर लगा दिया, इसके मध्य कितना V विभवांतर लगा दिया। तो V विभवांतर लगाने के बाद यहाँ जो आयन स्रोत से आयन जो प्राप्त हो रहे हैं वो इससे निष्कासित होंगे। माना उन आयनों का आवेश कितना है बच्चों, Q। आवेश कितना है बच्चों, Q है। और विभवांतर कितना अप्लाई किया है मैंने यहाँ पर, विभवांतर V अप्लाई किया है। तो आयनों द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी, आयनों द्वारा प्राप्त ऊर्जा होगी हाफ mv² बराबर QV के बराबर ऊर्जा। इसमें क्या होगी, आयनों द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, हाफ mv² बराबर QV, यही होगी। वही V विभवांतर लगाया और आवेश कितना है Q, तो ऊर्जा Q क्या होगा, आवेश इंटू विभवांतर के बराबर होगी ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। यहाँ V विभवांतर है बच्चों और ये वाला स्मॉल v क्या है, यहाँ पर वेग है, हाफ mv²। ठीक है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ mv² बराबर Q बराबर क्या होता है, Ne। Q बराबर Ne होता है या नहीं, तो इस स्थिति में NeV यानी हाफ mv² बराबर NeV। इस प्रकार से जिनकी गतिज ऊर्जा NeV के बराबर होगी वो क्या हो जाएंगे, इस फिल्टर से निष्कासित हो जाएंगे। और हमें ऊर्जा फिल्टर से समान ऊर्जा, कितनी ऊर्जा, NeV के बराबर ऊर्जा के आयन क्या मिलेंगे अपन को, प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये क्या कार्य करता है बच्चों, ऊर्जा फिल्टर कार्य करता है। एक बार फिर से मैं समझा दूं, जैसे आयन स्रोत है, आयन स्रोत से अलग अलग ऊर्जाओं के आयन निकल रहे हैं, क्लियर। इसके सामने मैंने एक ऊर्जा फिल्टर लगा दिया और इस ऊर्जा फिल्टर पर मैंने V विभवांतर अप्लाइड कर दिया। और ये जो आवेश निकल रहे हैं इन पर ये आयन निकल रहे हैं, इन पर आवेश माना Q है। तो इसमें से ये क्या होंगे बच्चों, आवेश, ये आयन बाहर निकलेंगे। इनमें से बाहर निकलने वाले, अब आप देखोगे यहाँ V विभवांतर लगाया है, तो इस स्थिति में इस पर ऊर्जा, निकलने वाले आयनों की ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा होगी आवेश इंटू विभवांतर यानी QV के बराबर। और वैसे अपन जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv²। तो हाफ mv² बराबर क्या होगा, Q इंटू V, या हाफ mv² बराबर Q इंटू V वाले जो आयन हैं वो इस फिल्टर से, ऊर्जा फिल्टर से बाहर निकलेंगे। और Q बराबर Ne, तो हाफ mv² बराबर NeV वाले या हाफ mv² बराबर NeV ऊर्जा वाले आयन क्या है, इससे बच्चों बाहर निकलेंगे। इस प्रकार से हमें जो अपना ऊर्जा फिल्टर है, इस ऊर्जा फिल्टर से जो आयन बाहर निकलेंगे उन सभी की क्या होगी, ऊर्जा एक समान होगी। इसी प्रकार बच्चों इस
साधारण ऊर्जा फिल्टर के अतिरिक्त एक और ऊर्जा फिल्टर होता है जिसे अपन कौन सा ऊर्जा, बेलनाकार त्रिज्य ऊर्जा फिल्टर कहते हैं। ये साधारण ऊर्जा फिल्टर होता है। इसी प्रकार एक और ऊर्जा फिल्टर काम में आता है जिसे बेलनाकार संधारित्र ऊर्जा फिल्टर भी कहते हैं। अब देखिए बेलनाकार संधारित्र ऊर्जा फिल्टर कैसे कार्य करता है। देखिए ऊर्जा फिल्टर में ही दूसरा काम में लेते हैं अपन बेलनाकार संधारित्र ऊर्जा फिल्टर। इसमें क्या होता है बच्चों, बेलनाकार संधारित्र ऊर्जा फिल्टर, इस ऊर्जा फिल्टर की जो सुग्राह्यता का मान है वो सुग्राह्यता का मान साधारण ऊर्जा फिल्टर से अधिक होता है। यानी ये कैसा होता है, अधिक सुग्राही होता है। ये कैसा होता है बच्चों, अधिक सुग्राही होता है। इसमें दो C1 व C2 दो संधारित्र होते हैं और वो संधारित्र C1 व C2 कैसे होते हैं बच्चों, बेलनाकार संधारित्र होते हैं। दो बेलनाकार C1 व C2 दो बेलनाकार संधारित्र लिए जाते हैं और इन बेलनाकार संधारित्रों के मध्य V वोल्टता का अपन कोई स्रोत लगा देते हैं। माना इन संधारित्रों के मध्य में, इन संधारित्रों के मध्य की दूरी माना कितनी है बच्चों, स्मॉल d। माना इन संधारित्रों के मध्य की दूरी है स्मॉल d और ये C1 और ये C2। अब इसमें आयन स्रोत से निकलने वाले आयन इस प्रकार से इधर से प्रवेश करते हैं बच्चों स्लिट S1 से और स्लिट S2 से बाहर निकलते हैं। ये C1 और C2 दो बेलनाकार संधारित्र हैं। इनके मध्य क्या है बच्चों, मध्य की दूरी स्मॉल d है और V विभवांतर मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है। और यहाँ से जो S1 से ये आयन प्रवेश कर रहे हैं और S2 से बाहर निकल रहे हैं। और बाहर कौन से निकलेंगे, वही निकलेंगे जिनकी ऊर्जा कैसी होगी, समान ऊर्जा के आयन। समान ऊर्जा के आयन क्यों निकलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ V विभवांतर लगाया, माना उसके कारण विद्युत क्षेत्र E इसमें अप्लाई हो रहा है। कितना विद्युत क्षेत्र इन दोनों के मध्य E विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। C1 व C2 दो बेलनाकार प्लेट हैं, इनके मध्य की दूरी d है। B वोल्ट विभवांतर लगाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, माना E हो रहा है और E का मान कितना होगा, E बराबर वोल्ट यानी विभवांतर अपॉन इनके मध्य की दूरी d, यही होता है। तो E विद्युत क्षेत्र या E का मान होगा V अपॉन d, क्या होता है इनमें उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, रेडियल होगा, त्रिज्यीय होगा। और Q आवेश यानी Q बराबर Ne आवेश युक्त आयन स्लिट S1 से प्रवेश कर कर स्लिट S2 की ओर या स्लिट S2 से बाहर निकलते हैं। और बाहर कब निकलेंगे, जब इनमें विद्युत बल F बराबर कितना, ये बाहर निकलेंगे तो इनकी जो दोनों बेलनाकार संधारित्र हैं इनके मध्य में कितना विद्युत क्षेत्र E है, उसके कारण विद्युत बल कितना लगेगा बच्चों, विद्युत बल F बराबर QE के बराबर लगेगा, F बराबर QE। या मैं इसे कहूँ विद्युत बल F किसके बराबर लगता है, F लगेगा आपके QE के बराबर। और Q क्या हो जाएगा बच्चों, Q बराबर NE, तो NEE इतना क्या लगेगा, इसमें विद्युत बल लगेगा। अब इतना विद्युत बल लग रहा है बच्चों इससे निकलने पर। अब यदि जो ये जो आवेश या आयन इधर से निकल रहे हैं, इन संधारित्र दोनों के मध्य से ही निकले गए, अगर ये इधर की तो तरफ आ गया तो टकरा जाएगा और इधर की तरफ आ गया तब भी ये इससे टकरा जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी ये इस पथ पर कब गति करेगा, इस पथ पर यानी S1 से प्रवेश कर कर S2 से बाहर तभी निकलेगा जब उनका वेग के लिए जो समीकरण है, वेग का समीकरण निम्न होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए बच्चों, ये वाला बल mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r किसके बराबर होना चाहिए, इस विद्युत बल के बराबर होना चाहिए, बराबर NEE के बराबर होगा।
भाई ये दोनों तरफ से विद्युत बल संतुष्ट होगा तभी इससे बाहर निकल पाएगा, तभी इस स्थिति में ये बाहर निकल पाएगा। यदि एक भी तरफ विद्युत बल अधिक हो गया तो इस स्थिति में ये इस पथ पर क्या है, गति नहीं कर पाएगा, और जिस तरफ बल अधिक हो जाएगा विद्युत बल उधर ही ये टकरा जाएगा और S1 से प्रवेश कर ये S2 से बाहर नहीं निकल पाएगा। अतः ये इस वृत्ताकार पथ पर करने गति तभी करेगा जब इसके लिए अभिकेंद्रीय बल mv²/r विद्युत बल के बराबर होना चाहिए। यानी अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होना चाहिए, विद्युत बल के बराबर होना चाहिए। यानी mv²/r बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, NEE के बराबर होना चाहिए। और इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे लिख सकता हूँ बच्चों हाफ mv, अगर mv²/r बराबर NEE है तब ये इससे बाहर निकलेंगे, यानी अभिकेंद्रीय बल और विद्युत बल समान है। तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, हाफ mv², यानी mv² बराबर क्या लिख सकता हूँ, NEER बराबर 1/2 NEER। ये समझ लेना एक बार। यानी मैं जब कह रहा हूं इस वृत्ताकार पथ पर ये आयन तभी गति करेंगे बच्चों जब विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल दोनों ओर से, दोनों संधारित्रों के कारण लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, समान। तो इस स्थिति में ये किस पर, अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होगा, विद्युत बल। तो इसके लिए mv²/r बराबर NEE, अगर ये बराबर है तो ही बाहर निकल पाएंगे आयन, और बराबर है तो mv² बराबर क्या होगा, NEER, और mv² बराबर NEER है तो हाफ mv² बराबर क्या होगा, 1/2 NEER। यानी इतनी गतिज ऊर्जा के आयन इनसे बाहर निकल सकते हैं। तो इसे अपन कहेंगे बेलनाकार संधारित्र ऊर्जा फिल्टर। यानी इस प्रकार से बेलनाकार संधारित्र ऊर्जा फिल्टर से बाहर निकलने वाले आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों, एक समान होगी। अब इस बेलनाकार संधारित्र खंड के लिए बात करें तो इसमें बच्चों ये पाया गया, ये संधारित्र खंड की बात करें, ये त्रिज्य खंडीय बात करें तो इस प्रकार से कौन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इसके फॉक्सन की बात करें, आगे अपन इसका फॉक्सन करवाएं, किसी एक बिंदु पर फॉक्सित करवाएं, तो इसके लिए प्रयोगों के आधार पर पाया गया है कि जब खंड कोण का मान 127 डिग्री के बराबर होता है, यानी जब खंड कोण का मान 127 डिग्री के बराबर होता है, तो उस स्थिति में इसके दिशा फॉक्सन का गुण इष्टतम होता है। इष्टतम मतलब ऑप्टिमम होता है। तो खंड कोण का मान किसके बराबर रखेंगे बच्चों, अपन 127 के बराबर रखते हैं, 127 डिग्री के बराबर रखते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, इसका ऑप्टिमाइजेशन होगा या ऑप्टिमम मान होगा। किसका मान होगा ऑप्टिमम मान, दिशा फॉक्सन का, या फॉक्सिंग का मान क्या होगा, ऑप्शन। जो इसका मैं तीसरा मैंने आपको बताया था पॉइंट, फॉक्सन करना। तो अधिकतम फॉक्सन कब कर सकते हैं, किसी एक बिंदु पर इन आयनों को अपन फॉक्सित कब कर सकते हैं, जब इस त्रिज्य खंड का मान 127 डिग्री के बराबर रखें। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फिल्टर हुआ, कौन सा बच्चों, पहला फिल्टर ही ऊर्जा फिल्टर का दूसरा प्रकार है आपका बेलनाकार संधारित्र ऊर्जा फिल्टर। इसके अलावा इसमें बच्चों तीसरा फिल्टर है आपका संवेग फिल्टर। जैसा कि इस फिल्टर के नाम से ही पता चल रहा है, संवेग फिल्टर। तो फिल्टर का मतलब आप जान गए, फिल्टर का कार्य क्या है। तो इस संवेग फिल्टर में क्या होगा बच्चों, संवेग फिल्टर में, इस संवेग फिल्टर से बाहर निकलने वाले आयनों के या सभी आयनों के संवेग कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो इसका दूसरा फिल्टर है ये संवेग फिल्टर। संवेग फिल्टर का कार्य क्या है बच्चों, यानी आयन स्रोत से निकलने वाले आयन संवेग फिल्टर में प्रवेश होंगे, और संवेग फिल्टर में प्रवेश होने के बाद जब इससे बाहर निकलेंगे तो संवेग फिल्टर से बाहर निकलने वाले सभी आयनों के संवेग क्या होंगे, एक समान होंगे। अर्थात क्या होगा बच्चों, संवेग फिल्टर का कार्य क्या होगा, संवेग फिल्टर का कार्य होगा एक समान संवेग वाले आयनों की प्राप्ति करना। यानी भिन्न भिन्न संवेग वाले धनायन पुंज से समान संवेग वाले धनायनों को संकीर्ण पुंज के रूप में प्राप्त करना। समान संवेग वाले आयन प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों,
प्राप्त करने के लिए संवेग फिल्टर का उपयोग करते हैं। और संवेग फिल्टर क्या होता है? संवेग फिल्टर में भी एक चुंबकीय त्रिज्य खंड होता है, जैसे विद्युत त्रिज्य खंड मैंने इससे पहले वाले बेलनाकार संधारित्र फिल्टर में बताया था आपको। ऐसे ही संवेग फिल्टर के अंदर क्या लेते हैं बच्चों? संवेग फिल्टर में एक त्रिज्य खंडी चुंबकीय क्षेत्र बी का उपयोग करते हैं। त्रिज्य खंडी चुंबकीय क्षेत्र V का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, त्रिज्य खंडी वही जैसे अपन ने बेलनाकार लिए थे, वहां विद्युत बल लिया था, यहां क्या अप्लाई करेंगे अपन? चुंबकीय बल। इस तरह से चलो मैं थोड़ा और बड़ा समझा दूं। ये एक त्रिज्यखंडी अपन ने क्या लिया बच्चों? चुंबक लिए। और इस त्रिज्यखंडी चुंबक के कारण माना कि कितना V चुंबकीय क्षेत्र इस पर क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है बच्चों? V चुंबकीय क्षेत्र इस त्रिज्यखंडी चुंबक के कारण इस पर अप्लाई हो रहा है। और माना इस त्रिज्यखंडी चुंबक की त्रिज्या कितनी है बच्चों? कैपिटल R के बराबर। कितनी? कैपिटल R के बराबर। ये इस वृत्ताकार, यहां से आयन प्रवेश करेगा, इस स्लिट से आयन प्रवेश करेगा, यानी ये क्या होगा? इसमें इनपुट होगा, निवेशी आयन होगा यहां से। और ये निवेशी आयन कहां से मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा आयन स्रोत से। और इधर क्या होगा? ये निर्गत आयन। ये कौन सा आयन होगा? निर्गत आयन। तो ये निवेशी आयन होगा और निर्गत आयन होगा। तो ये निवेशी आयन, माना इस आयन का द्रव्यमान m है, वेग v है बच्चों, और इसका आवेश कितना है? q। माना इसमें प्रवेश करने वाले आयन का आवेश कितना है बच्चों? q, वेग v और द्रव्यमान m है। क्लियर? तो इस स्थिति में बच्चों ये इसमें प्रवेश कर रहा है, तो ये इससे बाहर कब निकलेगा? इसके कारण चुंबकीय बल लगेगा। और वो चुंबकीय बल इस वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल होगा। उस अभिकेंद्रीय बल के बराबर जब चुंबकीय बल होगा, उसी स्थिति में क्या होगा? इससे बाहर निकल पाएगा। यानी वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त हो? उस चुंबकीय बल से प्राप्त हो। यह दोनों अभिकेंद्रीय बल और चुंबकीय बल कैसे हो? बराबर हो। इस स्थिति में ही ये इससे निर्गत होगा, अन्यथा ये क्या होगा? इधर उधर टकरा जाएगा। तो इसके लिए बच्चों चुंबकीय क्षेत्र V वृत्ताकार खंड से जब बाहर निकलेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा, चुंबकीय बल, वो चुंबकीय बल कितना होगा बच्चों? चुंबकीय बल का मान क्या होगा? वो होगा NE। चुंबकीय बल V बराबर N, क्योंकि V बराबर क्या होता है? QVV, यही होता है। तो ये बल V बराबर क्या होना चाहिए? इसको V की जगह F लिख लो आप। चुंबकीय बल, क्या? चुंबकीय बल, समझना। F बराबर QVV। बच्चों Q बराबर NE होता है, तो वेक्टर F बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? NEVV। क्लियर? तो इसके बराबर होगा ये कौन सा बल हो गया अपना? ये बल हो गया अपना चुंबकीय बल। और आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv²/r के बराबर होगा। तो जब ये बल किसके बराबर हो? अभिकेंद्रीय बल mv²/r के बराबर, तब ही ये आयन से बाहर निकलेगा। यानी जिन आयनों के चुंबकीय बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर होंगे, वे ही इस वृत्ताकार पथ पर गति कर पाएंगे और वे ही बाहर निकल पाएंगे। तो इस स्थिति के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? NEVV बराबर mv²/r। तो इससे V से V कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो इस स्थिति में mv बराबर क्या हो जाएगा? mv बराबर हो जाएगा NEVR।
यानी जिन आयनों के संवेग NeVr के बराबर होंगे वे ही इससे निर्गत हो पाएंगे, अर्थात इस त्रिज्य खंड से निकलने वाले सभी आयनों के संवेग NeVr के बराबर होंगे, यानी समान होंगे। और समान होंगे तो ये कार्य क्या करेगा, ये फिल्टर का कार्य करेगा, और इसे क्या कहते हैं अपन, संवेग फिल्टर कहते हैं। तो इसके बाद ये अपना हो गया संवेग फिल्टर, और लास्ट है अपना बच्चों वेग फिल्टर। और बच्चों वेग फिल्टर के अंदर अपन जानते हैं क्या होगा, वेग फिल्टर से कौन से आयन प्राप्त होंगे, समान वेग वाले। वेग फिल्टर से कौन से आयन प्राप्त होंगे बच्चों, समान वेग वाले। तो समान वेग वाले फिल्टर समान वेग वाले आयन प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वेग फिल्टर का उपयोग करते हैं, और इससे समान वेग वाले आयन प्राप्त होते हैं। समान वेग वाले आयन प्राप्त करने के लिए वेग फिल्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, वेग फिल्टर में, वेग फिल्टर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत लगाते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत लगाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला चुंबकीय बल और विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला विद्युत बल जब दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, उस ही स्थिति में क्या होता है बच्चों, उस स्थिति में इसमें से आयन बाहर निकल सकते हैं। वो ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए अपन ने ये स्लिट S1 ले लिया और ये स्लिट S2। तो इस स्लिट S1 से प्रवेश कर कर S2 से वे ही आयन बाहर निकलेंगे जिनके लिए क्या होगा, जिनके लिए चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी जिनके लिए चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों बराबर होंगे वो आयन इनसे क्या कर सकते हैं बच्चों, बाहर निकल सकते हैं। और जिनके लिए चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के मान बराबर होंगे बच्चों, वो उनके वेग भी क्या होंगे, एक समान होंगे। कैसे, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली बात, इनमें क्या अप्लाई करते हैं, इनमें अप्लाई करते हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, यानी विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र V एक दूसरे के लंबवत लगाते हैं। V वेग का धनायन या कोई आवेश पर लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होगा बच्चों, विद्युत बल का मान होगा NeE। विद्युत बल कितना लगेगा, अभी बताया मैंने आपको, NeE। और चुंबकीय बल बच्चों, चुंबकीय बल लगेगा NeVV। यही लगेगा, लगने वाला विद्युत बल होगा NeE के बराबर और चुंबकीय बल होगा NeVV के बराबर। और जब ये दोनों बल बराबर होंगे, विद्युत बल और चुंबकीय बल एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं, अगर एक भी बल ज्यादा हुआ तो उस तरफ ही आयन चला जाएगा। जब दोनों बराबर होंगे तभी ये बाहर निकलेगा S1 से प्रवेश कर कर S2 से। तो मैं इनको बराबर करूं बच्चों, तो NeE बराबर NeVV। यानी इस स्थिति में क्या होंगे बच्चों, इस स्थिति में NeE बराबर NeVV। तो इस स्थिति में अपन बराबर करें तो देखना आप यहाँ से, ये E बराबर E से E क्रॉस आउट हो गया बच्चों, N से N क्रॉस आउट हो गया, यानी E बराबर क्या बचा, V। यानी वेग बराबर क्या बचा, E अपॉन V। यानी जिनके वेग का मान E अपॉन V के बराबर होगा वो ही बाहर निकलेंगे, और जिनके वेग का मान E अपॉन V के बराबर होगा मतलब सभी का मान यही होगा, यानी सभी के वेग क्या होंगे, एक समान होंगे। तो समान वेग वाले इस प्रकार से अपन आयन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपने पढ़े, सबसे पहले कौन सा, एस्टन का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ा। इसमें आयन स्रोत क्या होता है ये मैंने बता दिया, फिल्टर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये बता दिया। फिर फॉक्सन में क्या होता है बच्चों, फॉक्सन के अंदर इसके अधिकतम मान को प्राप्त करने के लिए फॉक्सन किया जाता है दिशा का।
दिशा का फोकसन किया जाता है, जो मैंने बताया जैसे आपको त्रिज्यखंडी चुंबक के अंदर बताया थीटा बराबर 127 डिग्री पर, ठीक है। और अगला होता है इसका अभिलेखन, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आपका हुआ कौन सा, ये हुआ आपका द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, या इसे साधारण द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहते हैं, या इसको अपन क्या कहते हैं, एस्टन का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहते हैं। इसके बाद अगला है बच्चों नेक्स्ट द्विफॉक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, उसे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।